हेलो स्टूडेंट्स, मैं अशोक स्टडी विद एग्जाम्पल यूट्यूब चैनल से आज से हमने जो शुरू की थी एक नई सीरीज कक्षा 6 क्लास की ज्योग्राफी की, उसका आज हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जो चैप्टर है सौर मंडल में पृथ्वी। हम जानेंगे इस चैप्टर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो आप कक्षा 6 की क्लास के बच्चे हैं तो आपके लिए ये काफ़ी चैप्टर अच्छा होने वाला है। इसके सिवाय अगर आप किसी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो एक कक्षा 6 के बच्चे की कितनी समझ होती है उसके अनुसार इसमें बहुत अच्छा डिफाइन किया गया है, क्योंकि ये सारी की सारी किताबें एनसीईआरटी की हैं और एनसीईआरटी की किताबें एकदम बेस्ट हैं सभी और किताबों से ही। तो चलिए शुरू करते हैं। इसकी लाइन को एक एक लाइन को अच्छे से पढ़िएगा, हर बात में बहुत कुछ मिलेगा आपके लिए। तो हम इसे शुरू करते हैं पढ़ना। देखो, सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आपने कभी देखा होगा जब सूर्य अस्त हो रहा होगा तो उसकी हमें झलक कितनी अच्छी लगती है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं। जैसे जैसे शाम होती जाती है, सूर्य छिपता जाता है, हमें एक तारा, दो तारा, धीरे धीरे बहुत सारे तारे दिखाई देते जाते हैं। लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है, आप उनकी गणना कर नहीं सकते। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता जाता है और आकाश में असंख्य तारे हो जाते हैं और उनकी काउंटिंग हम नहीं कर सकते हैं। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वास्तुओं से भर जाता है, जिसमें से कुछ चमकीले होते हैं, कुछ धुंधले होते हैं। और हम देखते हैं कि रात के समय पूरा का पूरा आकाश तारों से भर जाता है, जिसमें कुछ तारे कैसे होते हैं जो अधिक चमकदार होते हैं और कुछ कम चमकदार होते हैं। ऐसा लगता है कि कुछ वो धुंधले से दिखाई दे रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। कितना सुंदर मनोहर नजारा होता है आकाश को निहारने का। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन मगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि उनमें से कुछ टिमटिमाहट अन्यों से अलग है। हम देखते हैं ना आकाश में तो कुछ तारे अधिक चमकीले दिखाई देते हैं, कुछ की चमक अलग होती है और कुछ की टिमटिमाहट औरों से अलग होती है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं और ये अपने आप ही क्या करते हैं, चमकते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। हमने देखा है ना, जैसे जैसे तारे निकलते जाते हैं ठीक उसी प्रकार कुछ समय बाद हमें आकाश में एक बहुत ही अति सुंदर मनोहर दृश्य चंद्रमा का भी दिखाई देने लगता है। वो मनोहर दृश्य कितना अच्छा होता है ना। तो आप भी देखिएगा, बहुत मजा आता है उसे देखने में। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार एवं अलग अलग स्थितियों में दिखाई देता है। हम देखते हैं ना, कभी चंदा बहुत छोटा दिखाई देता है, कभी और बड़ा दिखाई देता है, कभी और बड़ा दिखाई देता है, किसी दिन हमें दिखाई नहीं देता है और किसी दिन बहुत बड़ा दिखाई देता है, कहें तो पूरा का पूरा गोल दिखाई देता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देखते हैं, यानी कि जब पूरा चंदा हमें दिखाई देता है वो हमें एक महीने में एक बार दिखाई देता है। यह चंद्र पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। उस रात को हम क्या कहते हैं, पूर्णमासी कहते हैं या पूर्णिमा कहते हैं। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते, क्योंकि 15 दिन के बाद ये चंद्रमा हमें फिर दिखाई नहीं देता है। यह नए चंद्रमा की रात्रि, यानी हमें 15 दिन में एक बार सूरज फुल दिखाई देगा और एक बार हमें 15 दिन के अंदर बिल्कुल दिखाई नहीं देगा।
यानी कि एक रात को चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता। इसे हम कहते हैं नए चंद्रमा की रात। तो इसे कहते हैं अमावस्या। जिस दिन आकाश में हमें चांद बिल्कुल ना दिखाई दे उसे कहते हैं अमावस्या। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। यानी कि अगर पूर्ण चांद जिस दिन निकला हो उस दिन चांद को निहारो तो इतना गजब का नहीं लगता। जिस दिन हम देखें जिस दिन बिल्कुल भी आकाश में कोई दूसरा बड़ा प्रकाश स्रोत ना दिखाई दे रहा हो तो उस दिन देखने का तो मजा ही कुछ अलग होता है। तो आप उससे देखेंगे तो काफी अच्छा लगेगा। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं छोटी छोटी चमकीली वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं? हम देखते हैं ना, रात को तो चंद्रमा हमें काफी अच्छा दिखाई देता है और चंद्रमा के साथ साथ आकाश में असंख्य तारे दिखाई देते हैं। आपने कभी सोचा है कि दिन के समय ये कहाँ चले जाते हैं? ऐसा कैसे होता है ना? कितनी आश्चर्य की बात। हम दिन के समय चंद्रमा और छोटी चमकीली वस्तुओं को देख नहीं पाते। ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुएं हमें दिन में दिखाई नहीं देती। मान लो चंद्रमा और आकाश में जितने भी तारे दिखाई देते हैं उनका प्रकाश इतना नहीं है कि जितना सूर्य का होता है, जिस कारण सूर्य के अत्यधिक प्रकाश के कारण वो छोटे प्रकाश वाली या कम प्रकाश वाली वस्तुएं हमें दिखाई नहीं देती हैं। जैसे कि अगर हमारे एक कमरे में दीपक जल रहा है, अगर उस कमरे में हम कोई बड़ा लालटेन जला दें, कहें तो एक बड़ा बल्ब लगा दें, तो हमें उस दीपक का प्रकाश बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। तो इसी तरह से जब आकाश में बड़ा तारा यानी सूर्य निकल आता है और उसका प्रकाश चारों तरफ बिखरता है तो हमें छोटी वस्तुएं दिखाई नहीं देती, यानी चंद्रमा, तारे, ये सभी हमें दिखाई नहीं देते। सूर्य, चंद्रमा, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आकाश में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं, एस्ट्रोनॉमिकल कहलाती हैं, बॉडी कहलाती हैं। आकाश में हमें जितनी भी वस्तुएं दिखाई देती हैं उन्हें हम खगोलीय पिंड कहते हैं। इनमें से कुछ खगोलीय पिंड आकार में बहुत बड़े होते हैं और गर्म भी होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। जितने भी आकाशीय पिंड होते हैं वो किसके बने होते हैं? गैसों के बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा होती है और अपना ही प्रकाश होता है। ये बात आप नोट कर लीजिए। जितने भी आकाश में खगोलीय पिंड होते हैं वो अपने उनके पास प्रकाश होता है और ऊष्मा होती है जिसे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं और वो उस प्रकाश का, उस ऊष्मा का क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं, जिस प्रकार से सूर्य करता है। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। उन सभी को क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। और हमारा ये सूर्य भी क्या है? एक तारा ही है जो हमें आकाश में दिखाई देता है। अब कहेंगे आप कि तारे तो बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं, ये कैसा तारा जो इतना बड़ा दिखाई देता है? हाँ, ये भी एक तारा है। क्यों? क्योंकि ये तारा हमारे पृथ्वी के सबसे नजदीक है, इसलिए ये हमें कैसा दिखाई देता है? बहुत बड़ा दिखाई देता है। अन्य तारे छोटे हैं इसलिए वो हमसे काफी दूरी पर हैं, इसलिए हमें वो छोटे दिखाई देते हैं। यहाँ पर आओ कुछ करके सीखें दिया गया है। आपको एक प्रयोग करके देखना है तो आप इसकी सहायता से कर सकते हैं। आपको आवश्यकता होगी एक टॉर्च की, एक सादा कागज की, पेंसिल की और एक सुई की। किस किस की? तो आपको करना क्या है, कागज के मध्य में टॉर्च को इस प्रकार रखें कि उसका कांच कागज से सटा रहे। यानी आप को एक कागज लेना है इस तरह का और इसके सामने से आपको टॉर्च यहां से इस पर लगा देनी है जिससे कि इस कागज से
सटी रहे। अब टॉर्च के कांच को चारों ओर से एक वृत्त बना दीजिए। अब क्या करेंगे, जैसे ही आप बना देंगे और इस तरह से कागज के बीच में एक वृत्त बन जाएगा। कागज पर वृत्त के छिद्र में सुई से एक छोटा सा छिद्र कर लें। अब मान लो ये आपने वृत्त बनाया था कागज पे और इसके बीच में क्या कर लिया आपने, एक छोटा सा होल कर लिया, यानी कि छिद्र कर लिया। अब कागज के छिद्रित वृत्तीय भाग में कांच के सामने की तरफ रखें और टॉर्च के चारों ओर कागज को लपेटकर रबर लगा दें। और अब क्या करें, उसके मुंह के सामने से एक छिद्र करके और पीछे की तरफ मोड़ते हुए क्या करेंगे, आप उस पर अगर एक रबर लगा देंगे तो फिर अगर आप उसे ध्यान रखें कि टॉर्च का स्विच कागज के बाहर रहे, क्योंकि हमें टॉर्च को बंद और चालू करना है। अंधेरे कमरे में एक सादा दीवार की ओर मुंह करके इस टॉर्च को लेकर कुछ दूरी पर खड़े हो जाएं। सभी बत्तियों को बुझा दें। अब टॉर्च की रोशनी को दीवार पर डालें। आप दीवार पर प्रकाश के अनेक छोटे छोटे बिंदु पाएंगे, क्योंकि आपने कागज लिया और उस कागज में एक नहीं कई सारे छेद कर लीजिए। अब उसमें से प्रकाश निकलेगा तो आपको क्या होगा, एक दीवार पर बहुत सारे बिंदु दिखाई देंगे, जैसा कि बिल्कुल रात के समय हमें आसमान में तारे दिखाई देते हैं। अब हमने सारी बत्तियां बुझा दी और उससे हमें छोटे छोटे तारे जैसी बहुत सारी बिंदी दिखाई देने लगी। अब अगर हम उसमें कमरे में बत्ती फिर से जला देते हैं तो हमें क्या होगा, वो प्रकाश दिखाई नहीं देगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अब बड़ा प्रकाश दिखाई देने लगा। आप इसकी तुलना उस अवस्था से कर सकते हैं जब रात्रि के समय आसमान में चमकने वाले तारे सूर्योदय के बाद अस्त हो जाते हैं। है ना कितने इंटरेस्टिंग प्रयोग। अगर आप भी करेंगे तो खुश हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। और आपने कभी ध्रुव तारा देखा है? नहीं देखा तो चलो मैं बताता हूँ कैसे देखते हैं। रात के समय चमकते हुए अगणित तारे सूर्य के सामने ही हैं, लेकिन हमने बहुत दूर दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा एवं प्रकाश को महसूस नहीं कर सकते। होता क्या है कि सूर्य हमारे पास है, हमसे कम दूरी पर है, और उससे जो प्रकाश आता है जिससे हमारी पृथ्वी प्रकाशमान हो जाती है, वो पृथ्वी के काफी नजदीक है। लेकिन अन्य तारे जो हमें काफी छोटे दिखाई देते हैं, उनका प्रकाश हम तक नहीं आ पाता है, ना हम उसको महसूस कर पाते हैं। वो हमसे काफी दूर होने के कारण बहुत ही छोटे दिखाई देते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर वास्तव में छोटी दिखाई देती हैं। आप मान लो कोई पेड़ देखेंगे पास से तो बहुत बड़ा दिखाई देगा, अगर उसी पेड़ को हम कहीं दूर से देखेंगे तो क्या होगा, हमें बहुत बड़ा दिखाई नहीं देगा। मान लो ये एक पेड़ है और आप यहाँ पर खड़े हैं तो ये पेड़ क्या करेगा, आपको काफी बड़ा दिखाई देगा। लेकिन अगर आप यहाँ खड़े हैं और यहाँ से इस पेड़ को देख रहे हैं तो क्या होगा, ये पेड़ आपको काफी छोटा दिखाई देगा। इसी तरह से जो वस्तुएं पास होती हैं वो हमें काफी बड़ी दिखाई देती हैं, लेकिन जब वस्तुएं दूर पहुंच जाती हैं या दूर से देखते हैं तो वस्तुएं हमें छोटी दिखाई देती हैं। यही तारे और चंद्रमा के साथ भी होता है। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज हमें छोटा दिखाई देता है, क्योंकि वो अपेक्षाकृत हमसे काफी दूरी पर होता है। और जैसे जैसे हवाई जहाज हमारे पास आता है, नजदीक आता है, तो वो हमें बड़ा दिखाई देता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विभिन्न कलाकृतियों को देखते हैं। ये निश्चित्र कहलाते हैं। हम देखते हैं ना आकाश में बहुत सारे तारे को, उनमें से कुछ तारे ऐसे लगते हैं, कुछ डिजाइन बनाए हुए हैं, कुछ कलाकृतियां बनाए हुए हैं। आप भी देखिएगा कुछ तारे
अगर कुछ तारों की आपस में एक कोई सी भी श्रृंखला बन रही है, एक अजीब सी आपको लगे कि ये तो कोई चमत्कार सा, यानी कोई श्रृंखला सी बनी दिखाई दे आपको, तो उस श्रृंखला को, उस कलाकृति को, उस आकृतियों को हम क्या कहते हैं? नक्षत्र कहते हैं। उन कलाकृतियों को नक्षत्र कहते हैं। जैसे अर्सा मेजर, बिग बियर, इसी प्रकार के नक्षत्र मंडल हैं। आप आगे की और कक्षाओं में और अच्छे से जानेंगे अर्सा मेजर क्या है, बिग बियर क्या है। इसी प्रकार के नक्षत्र मंडल हैं। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है अर्सा मेजर, बिग बियर, इसी प्रकार का एक जो मंडल है जिसे हम बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं। सप्तऋषि 7 तारों का एक समूह है जिसे हम सप्तऋषि कहते हैं, जो कि नक्षत्र अर्सा मेजर का ही भाग है। आपने अपने परिवार या पड़ोस के किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वो आपको आसमान में और अधिक तारे, ग्रह और नक्षत्रों को दिखाइए। अगर आपको देखना है तो आप अपनी जल्दी नहीं पहचान पाएंगे किसी कलाकृति को, तो आप अपने परिवार से, किसी बड़े भाई बहन से कहेंगे तो वो आपको जरूर दिखा देंगे। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से ही करते थे ना। पहले के लोग क्या करते थे? पहले दिशा का तो किसी को पता था ही नहीं, क्योंकि इतने इंस्ट्रूमेंट नहीं हुआ करते थे कि हम दिशा का अनुमान लगा सकें। दिन में तो चलो लगा भी लेते थे कि सूरज इधर से निकल रहा है, इधर को छिप रहा है, लेकिन रात्रि के समय अगर लोग कहीं की यात्रा करते हो तो उन्हें लोगों को पता ही नहीं चलता कि किधर कौन सी दिशा है। तो लोग तारों के अनुमान से ही क्या करते थे? दिशा का निर्धारण करते थे। उत्तरी दिशा को बता उत्तरी तारा उत्तरी दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा कहते हैं। आपने ध्रुव तारा का नाम तो ही सुना होगा, जो उत्तर दिशा में हमेशा दिखाई देता है, जिससे क्या करते थे? उत्तर दिशा का लोग निर्धारण कर लेते थे, बड़ी आसानी से कर लेते थे। यह हमेशा यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? सप्तऋषि जो 7 ऋषियों वाला तारा का समूह है, उसकी सहायता से हम ध्रुव तारे की पहचान कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ये भी जानेंगे। आप चित्र पॉइंट 1 में देखेंगे कि यदि सप्त ऋषि मंडल के सांकेतिक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए तो उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करती है। देखो मैं आपको बता दूं, ये जो फिगर दिखाया गया काफी अच्छा है। यहाँ पर ये सप्त ऋषियों का क्या किया गया, जिन्हें हम सप्त ऋषि मंडल बोलते हैं, उनका ये समूह दिखाया गया। 1 तारा, 2 तारा, 3 तारा, 4 तारा, 5, 6 और 7। इन 7 तारों का जो समूह है, आप भी आकाश में निहारिएगा तो ये आपको आसानी से दिख जाएगा। तो अब जो उसके नीचे वाले तारे हैं, ये 2 तारे, इन 2 तारों को आप अगर आपस में मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे, इस रेखा के आगे आपको एक चमकीला उत्तर की दिशा में एक तारा दिखाई देगा। इसे बोलते हैं हम ध्रुव तारा। आप किसी दिन साफ आसमान वाली रात में देखिएगा तो आपको ये आसानी से दिखाई दे जाएगा। कुछ खगोलीय पिंडों को आगे और देखें। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती, यानी कि जितने भी खगोलीय पिंड होते हैं उनमें जरूरी नहीं कि सभी के पास अपना ऊष्मा और प्रकाश हो, कुछ के पास ऐसा नहीं होता है। वे तारों के प्रकाश से ही प्रकाश होते हैं। अब जिनके पास अपना प्रकाशन नहीं है तो वो क्या करेंगे? दूसरों के प्रकाश से ही चमकेंगे। तो वो ऐसे खगोलीय पिंड जिनके पास अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं, प्लैनेट कहते हैं। ग्रह अंग्रेजी में एक शब्द है प्लेनेट, उसका बना हुआ ही एक
भाग है, यानी उसी शब्द से बना हुआ है। ऐसे पिंडों को ग्रह कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं। ग्रीक भाषा में प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। ग्रह क्या करते हैं? चारों तरफ घूमते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा गया है? ग्रह कहा गया है। जिस पर हम रहते हैं यह भी एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश कहां से लेती है? तो यह अपना संपूर्ण प्रकाश सूर्य से प्राप्त करती है। पता है ना, पृथ्वी जो है एक ग्रह है, क्योंकि इसके पास अपना ना तो प्रकाश है और ना ही इसके पास अपना कोई ऊष्मा है। ये सारा का सारा प्रकाश और ऊष्मा कहां से लेती है? तो ये सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा है। अब किसी के पास किसी चीज की जरूरत नहीं है, अपनी पूर्ति करने कहां जाएगा? पहले सबसे पास वाले पर जाएगा, अब उससे नहीं होती तब दूसरे पर जाएगा। इसी तरह से पृथ्वी अपनी सारी ऊष्मा की और प्रकाश की पूर्ति कहां से करती है? अपने नजदीकी तारे से, यानी कि सूर्य से। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकीली प्रतीत होती है। जैसे आप पृथ्वी पर रहते हैं, आकाश में चंद्रमा को दिखाई देते हैं, आपको काफी अच्छा चमकीला दिखाई देता है। अगर आप चंद्रमा पर पहुंच जाएं या किसी दूसरे खगोलीय पिंड पर पहुंच जाएं, तो ये पृथ्वी भी आपको आकाश में दिखाई देगी। है ना कितना इंटरेस्टिंग? पृथ्वी, हम कहते हैं कि ये ही सारी दुनिया है। सारी दुनिया तो है, लेकिन ये दुनिया बहुत बड़ी है। चलिए आगे की तरफ और बढ़ते हैं। आपको यहाँ पर काफी अच्छे से ये दिख जाएगा। देखो, चलिए, ये सूर्य है, ये बुध है, ये शुक्र है, ये पृथ्वी है, ये मंगल है। यानी कि सूर्य और उसके चारों तरफ उसके ग्रह। सूर्य एक परिवार है और उस परिवार के सदस्यों को ग्रह कहा गया, जो इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ये मंगल है, ये बृहस्पति है, इसी तरह से और भी हैं। ये शनि है, ये यूरेनस है और ये नेपच्यूरन है। तो कुल मिलाकर कितने ग्रह हैं? 7, यानी कि 8 ग्रह बैठते हैं। कुल मिलाकर पहला ग्रह है बुध। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करता है, कितने दिन में? 88 दिन में। अपने अक्ष पर घूमने में 59 दिन लेता है। इसी तरह से सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में शुक्र 225 दिन लगाता है और अपने अक्ष पर घूमने में 243 दिन लगाता है। इसी प्रकार पृथ्वी अपने अक्ष पर एक परिक्रमा करने में 365 दिन का समय लेती है और अपनी अक्ष पर, यानी हम कहें धुरी पर, घूमने में 1 दिन का समय लेती है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करता है कौन? मंगल 687 दिन में और अपने अक्ष पर 1 दिन में ही घूम लेता है। चंद्रमा, इसके चंद्रमा कितने हैं? 2, यानी मंगल के 2 चंद्रमा हैं, डीवोस और फीवोस। इसके बाद आता है बृहस्पति। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा लगाने में बृहस्पति को 11 साल का समय लगता है। 11 साल 11 महीने 12 दिन का समय लगता है और अपने धुरी पर, यानी अपने चारों एक अपने अक्ष पर घूमने में 9 घंटे का 9 घंटे 56 मिनट इसके चंद्रमा की संख्या है।
53। इसी प्रकार शनि की बात करें तो शनि सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में 29 साल 5 महीने लगाता है और अपने अक्ष पर 10 घंटे 40 मिनट में घूम जाता है और इसकी चंद्रमा की संख्या है 53। यानी हम कहें तो पृथ्वी के जो चंद्रमा है वो तो एक है, इसी तरह से इनके इतने सारे चंद्रमा होते हैं। यूरेनस सूर्य के चारों ओर की परिक्रमा 84 साल में लगाता है और अपने अक्ष पर घूमने में 17 घंटा 14 मिनट का समय लगाता है। इसके चंद्रमा की संख्या है 27। नेपच्यूरन सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 164 वर्ष में करता है और अपने घूर्णन अक्ष पर घूमने में 16 घंटे 7 मिनट का समय लेता है और इसके चंद्रमा कितने हैं? 13। तो आज हमने समझा कि किस तरह से अमावस्या होती है, किस तरह से पूर्णिमा होती है, अर्सा मेजर, बिग बियर, नक्षत्र मंडल क्या होता है, हम किस प्रकार ध्रुव तारे को देख सकते हैं, और साथ ही साथ हमने जाना कि जितने भी खगोलीय पिंड होते हैं रात को दिखाई देते हैं लेकिन दिन में क्यों नहीं दिखाई देते। इसी तरह से हम और भी इंटरेस्टेड चीज़ों को जानेंगे। इसके लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए स्टडी विद एग्जाम्पल। थैंक यू दोस्तों। और आप हमारे स्टडी विद एग्जाम्पल चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम संपूर्ण सीरीज लेकर चलेंगे। पहले कक्षा 6, उसके बाद हम कक्षा 7, कक्षा 8, कक्षा 9, कक्षा 10 की सीरीज को एक एक करके लेकर चलते रहेंगे, जिसमें आपको काफ़ी मज़ा आएगा। आप हर चीज़ को ध्यान से पढ़िए और उस पर गौर करिए, तो काफ़ी इंटरेस्टेड लगेंगी आपको चीज़ें। आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। सो थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।